नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं कश्मीर की खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी वादियों में बसे बारामूला शहर। तो बात शुरू होती है बारामूला के एक मेले से। एक जादूगर का शो चल रहा है। हाँ, वो कहता है कि मैं एक बच्चे को सबके सामने गायब कर दूंगा। तभी भीड़ में से एक आदमी, थोड़ा रहस्यमयी सा, वो एक बच्चे को, सोहेब नाम के बच्चे को आगे भेजता है। स्टेज पर जाने के लिए उकसाता है। हाँ, सोहेब स्टेज पर जाता है, बक्से में घुसता है, जादूगर अपना काम करता है, मंत्र पढ़ता है, हाथ घुमाता है और बक्सा खुलता है। बच्चा गायब। तालियां बजती हैं जोरों से, पर जादूगर का चेहरा सफेद पड़ गया है। हाँ, उसकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये उसकी ट्रिक नहीं थी। नहीं, बच्चे को तो बक्से के सीक्रेट चेम्बर में होना चाहिए था, पर वो वहाँ है ही नहीं। वो सच में गायब है। और फिर दिखते हैं मिसिंग पोस्टर। सुहेब अंसारी, पूर्व एमएलए का बेटा। यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत ही कितनी अजीब है। जादू जो होता ही है भ्रम के लिए, वो यहाँ एक हकीकत बन गया। और जादूगर का खुद हैरान होना ये साफ करता है कि ये उसकी चाल नहीं थी। मतलब मामला पेचीदा है। शायद ये सिर्फ अपहरण नहीं, कुछ और है। इसी माहौल में शहर में आते हैं नए डीएसपी रिदवान सईद। हाँ, तबादला होकर आए हैं अपनी पत्नी गुलनार, बेटी नूरी और छोटे बेटे अयान के साथ। और आते ही उन्हें ये हाई प्रोफाइल केस मिल जाता है, सोहेब वाला। परिवार को जो सरकारी घर मिला है वो उन्हें कुछ जमा नहीं। खासकर नूरी को। उसका अपने पिता से वैसे भी रिश्ता थोड़ा खिंचा खिंचा सा है, कम बात करती है। और घर में एक पुराना नौकर भी है, इकबाल, जो बोल नहीं सकता। जी, इशारों में बात करता है, चुपचाप रहता है। खैर, रिदवान चार्ज लेता है। पहला काम सोहेब को ढूंढना। प्रेशर बहुत है। जाहिर है, एमएलए का बेटा जो है। शक सबसे पहले किस पर जाएगा? जादूगर पर। रिदवान पूछताछ करता है। जादूगर बताता है कि ट्रिक कैसे काम करती है। वो छिपा हुआ चेम्बर दिखाता है, लेकिन कसम खाकर कहता है कि सोहेब उस चैम्बर में था ही नहीं। और जब चैम्बर देखा गया तो वहाँ क्या मिला? सिर्फ कटे हुए बाल। कटे हुए बाल? ये बहुत अजीब है। जादूगर कहता है उसे फंसाया जा रहा है। देखिए, यहीं से केस एक बिल्कुल अलग मोड़ लेता है। ये कटे हुए बाल, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक पैटर्न की तरह लगता है जो आगे भी दोहराया जाएगा। रिदवान का शक करना लाजमी था, पर शायद जादूगर सच बोल रहा हो। ये बाल क्या इशारा कर रहे हैं? इसी बीच कहानी में दो और लोग आते हैं, जुनैद और खालिद। हाँ, ये दोनों किसी भाईजान के लिए काम करते हैं, जिसका चेहरा किसी ने देखा नहीं। इनका काम है बच्चों को टारगेट करना। भाईजान बताता है किसे उठाना है। खालिद उनसे दोस्ती करता है, भरोसा जीतता है, और फिर जुनैद के साथ मिलकर गायब कर देते हैं। एक पूरा गैंग है। संगठित अपराध। एक तरफ रिदवान शहर के इस क्राइम से जूझ रहा है, दूसरी तरफ उसके अपने घर में अजीब चीजें हो रही हैं। हाँ, उसका छोटा बेटा अयान, वो रात में आवाजें सुनता है। उसे लगता है घर में कोई है। नूरी शिकायत करती है कि कमरे से अजीब सी कुत्ते जैसी गंध आती है, और घर में नेटवर्क नहीं, वाईफाई नहीं, जैसे दुनिया से कट गए हों। गुलनार खुद देखती है कि बंद अलमारी से चीजें गिर रही हैं अपने आप। और फिर नूरी देखती है इकबाल को चुपके से एक बंद कमरे में मछली चावल ले जाते हुए। और उसी कमरे की दीवार पर खरोच कर लिखा है काफिर। ये शब्द बहुत कुछ कहता है उस माहौल के बारे में। बिल्कुल। तो अब देखिए, दो ट्रैक चल रहे हैं। एक तरफ पुलिस की जांच, ये जुनैद, खालिद, रहस्यमयी भाईजान वाला एंगल। दूसरी तरफ घर के अंदर ये अलौकिक सी लगने वाली घटनाएं और परिवार का अपना तनाव। ये दोनों चीजें जुड़ेंगी कैसे? क्या घर की ये बातें सिर्फ वहम है, या इनका कनेक्शन है बाहर जो हो रहा है उससे? यही सवाल कहानी को और उलझा देता है। पुलिस जांच में कुछ खास हाथ नहीं लग रहा। रिदवान पूर्व एमएलए से भी मिलता है, पर कोई फायदा नहीं। तभी एक और लड़का, फारूक, पुलिस पर पत्थर फेंकते पकड़ा जाता है। और कुछ दिन बाद वो भी गायब, झील के पास से, ठीक सुहेब की तरह। और फिर वही, मौके पर सिर्फ कटे हुए बाल मिलते हैं। ये पैटर्न कंफर्म हो गया। हाँ, उधर नूरी जो अकेली है, पिता से नाराज है, वो सोशल मीडिया पर है। उसे खालिद की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक्सेप्ट कर लेती है, दोस्ती हो जाती है ऑनलाइन। उसे लगता है चलो कोई तो दोस्त मिला इस शहर में। वो बेखबर है कि ये दोस्ती कितनी खतरनाक है। बिल्कुल। घर में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वो अब और बढ़ गई हैं। अयान, वो अब उस बंद कमरे में जाने लगा है। डरने के बजाय? हाँ, उसे वहाँ एक काला साया दिखता है, परछाई जैसा। पर वो डरता नहीं, उसके साथ खेलने लगता है जैसे कोई नया दोस्त हो। बच्चे की मासूमियत देखिए। इसी बीच पुलिस को जुनैद के अड्डे का पता चलता है।
रेड होती है। मुठभेड़, जुनैद का एक साथी मारा जाता है पर जुनैद भाग जाता है। अड्डे से एक पेन ड्राइव मिलती है। उधर जुनैद भागकर भाईजान को फोन करता है। और भाईजान की आवाज वो एकदम मशीनी है, एआई जैसी। हाँ, पहचान छुपाने के लिए। किसी ने उसे देखा भी नहीं। और वो कहता है मिशन आजादी जारी रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तभी घर में नूरी की तबीयत बिगड़ती है। तेज एलर्जी। डॉक्टर कहते हैं कुत्ते के सलाइवा से हुई है, लार से। रिदवान को नूरी की वो शिकायत याद आती है, कुत्ते की गंध वाली। दूसरी तरफ पुलिस पेन ड्राइव खोल लेती है। उसमें भाईजान की ऑडियो फाइल्स हैं, अजीब कोड्स में। रिदवान कोड ब्रेकिंग जानता है। वो रात भर लगता है और कोड तोड़ लेता है। कोड क्या थे? स्कूल का कोड और बच्चों के टेबल नंबर। इससे पता चलता है कि कौन कौन गायब हुआ और अगला नंबर किसका है। सोहेब, फारूक और अगला निशाना पता चल गया। हाँ, लेकिन इससे पहले कि रिदवान कुछ कर पाता, नूरी खालिद के कहने पर वो एक वीडियो बनाती है। फिर उसे उसी बंद कमरे से आवाज आती है। वो अंदर जाती है और वहाँ उसे वो काला साया दिखता है। वो डर जाती है, चीखती है और गायब। कमरे में सिर्फ उसके कटे हुए बाल मिलते हैं। अपनी ही बेटी। घर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। रिदवान, गुलनार पूरी तरह बिखर जाते हैं। अब तो रिदवान के लिए केस पर्सनल हो गया। हाँ, वो जांच और तेज कर देता है। इकबाल इशारों से बताता है कि उसने नूरी को एक लड़के के साथ देखा था। उसके हुलिये से खालिद का स्केच बनता है। तभी पूर्व एमएलए की पत्नी आती है, डरते हुए। वो बताती कि उसने भी खालिद को सोहेब के साथ देखा था। और सोहेब गायब होने से पहले आजादी पत्थरबाजी की बातें करने लगा था। खालिद ने ब्रेन वॉश कर दिया था। पुलिस खालिद को पकड़ लेती है। उसके फोन से नूरी का वो आखिरी वीडियो मिलता है। उसमें नूरी भी आजादी जैसे शब्द बोल रही है। ये पैटर्न साफ है, दोस्ती करो, भरोसा जीतो और फिर जहर घोलो दिमाग में। खासकर वो बच्चे जो अकेले हों या परेशान हों, वो आसानी से निशाने पर आ जाते हैं। आजादी का नारा देकर उन्हें गलत रास्ते पर धकेलना, क्लासिक ब्रेन वॉशिंग। नूरी के जाने के बाद गुलनार की हालत बहुत खराब है। उसे हर वक्त वो साए दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। वो रिदवान को बताती है, पर रिदवान वो खुद ही इतना परेशान है कि उसे लगता है गुलनार का वहम है, सदमा है। हाँ, उसे लगता है शायद गुलनार मानसिक संतुलन खो रही है। और इस पर गुलनार फट पड़ती है। वो रिदवान को अतीत याद दिलाती है। जम्मू वाला हादसा, स्कूल हॉस्टेज संकट। हाँ, जहाँ रिदवान ने बच्चों को बचाया तो था, पर गलती से एक बच्चे को उसी की गोली लग गई थी। और नूरी ने ये सब देखा था अपनी आंखों से। उसी दिन से बाप बेटी के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। नूरी ने पिता को माफ नहीं किया था। ये जख्म अभी तक भरा नहीं था। उसी रात गुलनार फिर इकबाल को उस बंद कमरे में खाना रखते पकड़ लेती है। वो जानना चाहती है कि राज क्या है। और तभी इकबाल, जो बोल नहीं सकता था, वो बोलने लगता है, पर आवाज उसकी नहीं है। उसके अंदर वो साया, वो आत्मा आ गई है। ईला। हाँ, वो कहती है उसका नाम ईला है। सालों पहले इसी घर में उसके साथ, उसके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसे इंसाफ चाहिए। गुलनार रोते हुए नूरी के बारे में पूछती है। और एला की आत्मा गुलनार के शरीर में आ जाती है। गुलनार को दिखता है एक मंजर, एक अंधेरी जगह जहाँ नूरी और बाकी गायब बच्चे बैठे हैं, चुपचाप, कैद जैसे। तब ये साफ हो गया, गायब होने के पीछे सिर्फ इंसान नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति भी है। हाँ, ये रहस्य और गहरा गया। उधर पुलिस हिरासत में खालिद टूट जाता है, कबूल करता है। हाँ, कि वो जुनैद और भाईजान के लिए काम करता है। बच्चों का ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान भेजना, मिलिटेंट बनाना, यही काम है। लेकिन वो एक और बात कहता है। हाँ, वो कहता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी गायब हुए जिन्हें उन्होंने नहीं उठाया था। वो उठाने वाले थे, पर उनसे पहले ही कोई और उन्हें ले गया। मतलब ईला? शायद। उधर जुनैद इतना बौखलाया हुआ है कि वो अपने ही भतीजे को बॉर्डर पार ले जाने की कोशिश करता है, मिलिटेंट बनाने के लिए। हाँ, रिदवान को पता चलता है, वो पीछा करता है। मुठभेड़ होती है, जुनैद का साथी मारा जाता है। जुनैद घायल होके भागता है। लेकिन तभी जुनैद का भतीजा, छोटा सा बच्चा, वो रिदवान पर बंदूक तान देता है, चिल्लाता है, आजादी दो या मारे जाओ। हो, इतना ब्रेन वॉश। रिदवान हैरान रह जाता है। और तभी वो काला साया आता है और उस बच्चे को लेकर गायब हो जाता है, रिदवान की आंखों के सामने। हाँ, अब रिदवान को यकीन हो जाता है, गुलनार सही थी, घर में वाकई कोई भूत है। सारे शक दूर हो गए। रिदवान घर लौटता है, थका हुआ, टूटा हुआ। तभी स्कूल टीचर आती है, घबराई हुई। वो टीचर जो मदद कर रही थी? हाँ, वो कहती है कि कस्बे में अफवाह फैल गई है कि पुलिस ने जुनैद के भतीजे को गायब किया है, लोग बदला लेने आ सकते हैं। और वो आते हैं? हाँ, जुनैद अपने मिलिटेंट साथियों के साथ घर पर हमला कर देता है। अब जंग का मैदान बन जाता है घर। गोलियां, धमाके।
और इसी लड़ाई के बीच रिदवान और गुलनार को एक फ्लैशबैक होता है, एक जैसा। क्या देखते हैं वो? सालों पहले का मंजर। इसी घर में एक कश्मीरी पंडित परिवार, डॉक्टर, पत्नी, बेटी ईला, बेटा, नौकर, कुत्ता शेरू। उन पर भी ऐसे ही हमला हुआ। हाँ, ईला की माँ ने उसे बचाने के लिए उसके बाल काट दिए थे, लड़के जैसा बना दिया था उन्होंने। पड़ोस की एक मुस्लिम लड़की को जो खेलने आती थी सुरक्षित बाहर भेजा था, लेकिन वही लड़की हमलावरों के साथ वापस आई और उनका ठिकाना बता दिया। विश्वासघात। और फिर पूरे परिवार को मार दिया गया बेरहमी से। घर में लड़ाई चल रही है, जुनैद टीचर को पकड़ लेता है, इंसानी ढाल बना लेता है। वो रिदवान को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तभी गुलनार, जिसमें ईला की आत्मा है, वो टीचर को गोली मार देती है। टीचर को? क्यों? रिदवान हैरान, वो मौके का फायदा उठाकर जुनैद को मार देता है। पुलिस आ जाती है, सब शांत। पर सवाल वही है, ईला ने टीचर को क्यों मारा? रिदवान टीचर के पास जाता है, तभी जुनैद के गिरे हुए फोन पर कॉल आती है। स्क्रीन पर लिखा है भाईजान, और फोन बज रहा है टीचर की जेब से। तो टीचर ही भाईजान थी। हाँ, वही मास्टरमाइंड जो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी, मिशन आजादी चला रही थी। और वही वो बच्ची थी जिसने सालों पहले ईला के परिवार को मरवाया था। बिल्कुल। ओह, तो ये था इंसाफ। जैसे ही टीचर मरती है, घर में शांति छा जाती है। ईला और उसके परिवार की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। और उसी पल सारे गायब हुए बच्चे, सुहेब, फारूक, नूरी, जुनैद का भतीजा, सब अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं, सुरक्षित। तो ईला वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी? नहीं, वो उन्हें गायब करके बचा रही थी, उन्हें मिलिटेंट बनने से, उस हिंसक रास्ते पर जाने से रोक रही थी। तो ये कहानी अपराध, आतंकवाद, भर्ती, पारिवारिक तनाव, ऐतिहासिक जख्म, अलौकिक हस्तक्षेप, सब कुछ है इसमें।